Welcome back to our channel, my dear students, respected viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this video, we will be discussing a very important model of curriculum design. We are discussing models of curriculum design, and in this video lecture, we will be discussing outcome-based integrative model of curriculum design. Outcome-based integrative model of curriculum design. My dear students, this model has been developed by, और इस मॉडल में it is being credited to William Spady, who has played a pivotal role in developing this model, or being a propelling factor in developing this model in 1990s. It is William Spady. याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक कल क्वेश्चन भी आ सकता है नेट में. What this model is all about? My dear students, अगर मैं आपको एक there is a concept that is called backward designing. Backward designing, ख्याल रखिएगा. This is very important concept. जब भी हम करिकुलम तैयार करते हैं, ख्याल रखिए, आमतौर पर ट्रेडिशनल मॉडल्स में क्या किया जाता है, हम पहले कंटेंट की तरफ देखते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हम स्ट्रैटेजीज ऑन द बेस ऑफ कंटेंट ढूंढेंगे. तो पहला पॉइंट यहां पे क्या होता है, कंटेंट. सही है. लेकिन जो आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल जो करिकुलम का है, इसमें बैकवर्ड चेंजिंग या बैकवर्ड डिजाइन और बैकवर्ड मैपिंग इन द सेंस कि हम पहले आउटकम्स बनाते हैं, आउटकम्स डिजाइन करते हैं. आउटकम्स मींस कि अगर हमें कोई कंटेंट का पीस पढ़ाना है, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज, वाटर पोल्यूशन, कोई भी चीज, यहां पे पर्टिकुलर कोई मैं बात बोलूंगा नहीं, इसका आउटकम क्या होगा. आउटकम का मतलब है कि जब बच्चा ये पढ़ेगा, जब बच्चा ये समझेगा, उसके बिहेवियर में, लर्निंग बिहेवियर में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट की जाएंगी. समझ आ रहा आपको. तो हम ऑन द बेसिस पहले हम क्या करते हैं, पहले जो डिजाइनर्स हैं, करिकुलम कंस्ट्रक्टर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, टीचर्स है, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, वो पहले कंटेंट चूज नहीं करते हैं, वो पहले आउटकम्स चूज करते हैं, आउटकम्स डिजाइन करते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड आउटकम बेस्ड. समझ आ रहा है आपको. और उसके बाद जब बैकवर्ड चेनिंग, जब पहला जो लास्ट का पॉइंट होता है, आउटकम इज अ लास्ट पॉइंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि जब यह पढ़ाया जाएगा, उसके बाद लास्ट पे व्हाट विल बी द कल्मिनेटिंग पॉइंट, कि इस पढ़ने की वजह से लास्ट पे स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आएगी. यहां पे वही पॉइंट पहले, जो एंड का पॉइंट है, वही पहले क्रिएट किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि ये पर्टिकुलर कंटेंट, जो भी कंटेंट पढ़ाना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड हो, तो पहले क्लियरली जो एक्सपेक्टेड ये आउटकम्स होंगे, गोल्स होंगे, उनको पहले तैयार किया जाता है. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम्स, उसके बाद कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है. ना कि सिर्फ कंटेंट, स्ट्रैटेजीज, मेथोडोलॉजी, असेसमेंट, सारी चीजों को उसके बाद असेस किया जाता है. हालांकि अगर हम बात करेंगे, पहली बात होती है कंटेंट, लेकिन यहां पे कंटेंट नहीं, यहां पे आउटकम को पहले क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है. इसी वजह से इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट जो इस मॉडल का ये है, दैट इज बैकवर्ड मैपिंग और बैकवर्ड डिजाइन. ठीक है, समझ आ रहा है आपको. अब क्या है ये मॉडल, क्या मतलब रखता है, मॉडल क्या है इस मॉडल में. दिस मॉडल, कीप इट इन माइंड, दिस मॉडल इट फोकसेस ऑन क्लियर मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स. क्लियर मेजरेबल, ख्याल रखिएगा, मेजरेबल क्यों कहा हमने. क्लियर, जब हम आउटकम्स, ख्याल रखिएगा, जब हम आउटकम्स तैयार करते हैं,
डिजाइन करते हैं, दोज आउटकम्स शुड बी क्लियर एंड दोज आउटकम्स शुड बी मेजरेबल। अब अगर मैं इन आउटकम्स का आपको दूसरा नाम हम अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम टैकल करें तो इन इन आउटकम्स को हम कहते हैं लर्निंग, इन इन आउटकम बेस्ड को हम कहते हैं लर्निंग, बिहेवियरल टर्म्स हम कहते हैं, ख्याल रखिएगा, बिहेवियरल टर्म्स। मिसाल के तौर पर समझिएगा बेटा, हम क्या मान लीजिए मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है, ठीक है, तो मैं ये पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि आउटकम क्या है। जब फोटोसिंथेसिस बच्चा पढ़ेगा तो उसमें कौन सी चेंज आनी चाहिए, क्लियर है ना, मेजरेबल भी है। My students should be able to define photosynthesis. My students should be able to enlist the components of photosynthesis like leaf वगैरह वगैरह, sunlight। या छोड़े इस बात को, मैं छोटे बच्चों को डिस्कस मैं कर रहा हूं लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। तो बिहेवियरल आउटकम क्या बनेगा, व्हाट बी द आउटकम बेस्ड ऑन दिस वेरी, my students should be able to distinguish, it is a verb, define is a verb, discriminate is a verb, describe is a verb, enlist is a verb। so अगर मैं behavioral terms की बात करूंगा, ये एक बच्चा जिसने ये पढ़ा उसमें कौन सी बिहेवियरल चेंज, वो उसके बिहेवियर में कौन सी एक्टिविटी उजागर हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा रहा हूं, मेरे ख्याल में पहली बात यह आएगी कि कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब बच्चा डिस्टिंग्विश कर पाएगा। डिस्टिंग्विश इज अ वर्ब, इट इज अ बिहेवियरल टर्म। सो he will be able to, when he will be distinguish between dead and living, then I will say there is a change in his behavior, there is a change in his learning behavior। तो हमने क्या कहा कि ये आउटकम बेस्ड जो मॉडल है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है क्लियरली मेजरेबल। आप समझिएगा, मेजरेबल हम कैसे मेजर करेंगे, हम बच्चों से आमतौर पे परफॉर्मेंस टेस्ट्स करते हैं, उन परफॉर्मेंस टेस्ट्स की बुनियाद पे हम बच्चे में इन आउटकम्स को मेजर करते हैं। कैसे हम टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों पे, कोई भी चीज हमें, मिसाल के तौर पर वोकैबुलरी हमें एसेस करनी होगी, हमें परफॉर्मेंस एसेस करनी होगी, हमें बच्चों का देखना होगा कि इनमें एबिलिटी कितना है, हाउ मच दे विल एबल कितने टाइम में ये कंपोजिशन लिख सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी, अभी आप देखेंगे देयर आर सो मेनी टूल्स बाय विच वी कैन बी एबल टू मेजर। टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो बने हैं साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, दे आर टूल्स फॉर मेजरिंग एबिलिटीज। तो क्या हमने कहा, आउटकम बेस्ड मॉडल जो है, इंटीग्रेटिव मॉडल जो है, इट फोकसेस ऑन क्लियर मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स। और यही मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स as they become the foundation of the entire teaching learning process। जो आउटकम बेस्ड मॉडल है, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट यही है, दैट दिस मॉडल फोकसेस ऑन क्लियरली मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स। क्लियरली मेजरेबल आपको समझ आया होगा, आउटकम्स भी आपको समझ आया होगा कि लास्ट पे जो कल्मिनेटिंग पॉइंट है वो क्या है, मेरे बच्चों को क्या चेंज आएगी, और वही जो कल्मिनेटिंग पॉइंट जिसको हमने कहा बिहेवियरल टर्म्स। अगर हम बात करेंगे जो इफेक्टिव, जो कॉग्निटिव डोमेन है, फिजिकल जो साइकोमोटर डोमेन है, अगर उसके हिसाब से हम कहेंगे इट इज कॉल्ड बिहेवियरल टर्म्स, कि बिहेवियर पे क्या असर पड़ेगा जब ये बच्चा एप्लीकेशन की तरफ आएगा, इसमें क्या चेंज आएगी, कैसे अप्लाई करेगा। तो यही जो आउटकम्स है, दे एक्ट एज एंटायर फाउंडेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन आउटकम बेस्ड। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इट्स कॉल्ड OBE, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, और OBL,
आउटकम बेस्ड लर्निंग। समझ आ रहा है आपको? तो हमने क्या कहा, इट फोकसेस ऑन क्लियर मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स एज द एंटायर फाउंडेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और यही क्या मतलब एंटायर फाउंडेशन, वही जो ऑब्जेक्टिव्स है, बिहेवियरल टर्म्स, एप्लीकेशन आप मान लीजिए, ये पूरी टीचिंग लर्निंग की बुनियाद बन जाती है। हाँ, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम इस मॉडल का क्रैक्स पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस मॉडल प्रियोरिटाइजेस, ख्याल रखिएगा इस मॉडल का प्रायोरिटी क्या है। दिस मॉडल प्रियोरिटाइजेस व्हाट लर्नर्स आर एक्चुअली एबल टू नो। तीन चीजें हम यहां पे बताएंगे। दिस मॉडल प्रियोरिटाइजेस, इट फोकसेस व्हाट लर्नर्स एक्चुअली आर एबल टू नो। ये बच्चे क्या जानते हैं, समझ आ रहा है आपको? और what they can do, और अगर ये जान गए हैं ये क्या कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे एप्लीकेशन। और ना कि सिर्फ क्या, दिस मॉडल प्रियोरिटाइजेस what learners actually are able to know, ते वो क्या जानते हैं, कैन डू आफ्टर जो भी आउटकम। जब हमने लास्ट में पढ़ा, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि लर्नर्स क्या जानते हैं, क्या वो इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं या इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि दिस इज द एंड पॉइंट। क्योंकि अगर आपको याद होगा, हमने पहले ही पॉइंट में हमने बैकवर्ड चेनिंग पढ़ी। लास्ट पे हम ये कहते हैं कि क्या इस जो हमने पढ़ाया, क्या इसकी वजह से क्या एक बच्चे में एक्चुअली, क्या बच्चे ने क्या जाना, और क्या बच्चा वो यूज कर सकता है, व्हाट कैन ही डू, और हाउ कैन ही डिमॉन्स्ट्रेट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो भी हमने पढ़ाया, क्या बच्चे ने एक्चुअली ही इज एबल टू नो जो हमने पढ़ाया। मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, मैं लास्ट में एक्सपेक्ट करूंगा will my students be able to differentiate between competency, these are all contemporary models, traditional models हमने पहले ही डिस्कस की। Are my students able to distinguish between different models of learning? Are they able to understand what is the difference between outcome based model and subject centered model, that is the traditional model? I will expect, can they be able to differentiate or demonstrate how a student will be able to apply this model in designing education? Because right now we are in 21st century, rather मैं ये कहूंगा we are coming towards, this is alpha century, we are coming towards now another century, that is beta century. After 2026 there will be new name for another century, another generation, जैसे जन जी है, जन अल्फा है, इस वक्त चल रही है, उसके बाद पता नहीं आगे जाके कौन सा। वी आर लिविंग इन दिस, और इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें बच्चों में देखना है कि इन्होंने अगर कुछ सीखा है, क्या सीखा, वही आउटकम क्या सीखा है। देखिए एक बात है कि बच्चा नॉलेज तो रखता है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट वेरी नॉलेज। there is a sort of lack of confidence in our children, and you can see so वही बात आउटकम बेस्ड में आती है कि बच्चा अगर कुछ जानता है, क्या जानता है, जो कंटेंट हमने पढ़ा, अभी पढ़ा, इसके बाद what I am expected to, or what is the expectation of a teacher after completing this very content, कि मेरा बच्चा क्या जानता है, इसने क्या जाना, can they be able to apply it, and apply एप्लीकेशन में दोनों डिमॉन्स्ट्रेशन और डूइंग दोनों आते हैं, इसमें एप्लीकेशन में दोनों आएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन और डूइंग भी एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो OBE है, ये प्रमोट करता है एक्टिव लर्निंग को। एक्टिव लर्निंग क्या मतलब? एक्टिव लर्निंग
In this very model, student is what? It is a student centric model. Rather मैं ये कहूंगा it is an activity model, जहां पे एक स्टूडेंट को पूरा पूरा हर कोई एंगल से जो स्टूडेंट है, ही इज इन द सेंटर ऑफ एक्टिविटी, ही इज इन द सेंटर ऑफ ऑल थिंकिंग प्रोसेस. समझ आ रहा आपको? तो OBE promotes active learning. Students are active. Not only this, OBE promotes active learning, skill development and real life application. तीन चीजें हमने कही. एक तो हमने कहा कि एक्टिव, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं ये सारी चीजें जो आएंगी एप्लीकेशन में आएंगी. लर्निंग, स्टूडेंट हैज टू बी वेरी वेरी एक्टिव. एंड देन स्किल डेवलपमेंट, उसमें स्किल्स जो फन है, फन डजंट मीन एनीथिंग उसको कुछ क्रिएट करना है. फन मीन्स उसके स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, नोइंग स्किल्स, डूइंग स्किल्स, ये उजागर हो जाएंगे. एंड real life application, he will be able to use that knowledge, use that content in real life, in solving real life situations which are essential. इस वक्त ये पॉइंट में ऐड कर रहा हूं इसमें, all these things जो हमने कहा, active learning, skill development and real life application of the content so that he can solve problems, challenging problems. These are the need of the hour, because nowadays इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम्स पे. कॉम्पिटेंसी कितनी है आपको, किसी भी यहां पे मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मॉडल जो है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स को अभी हम बात करेंगे. इस पे इंटीग्रेटिव इसमें एक लफ्ज है. This model is based on pragmatic philosophy. Pragmatic philosophy भी बिलीव नहीं करती है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग से समझाएं. अभी हम बात करेंगे इस पे. तो आपको समझ आया कि ये मॉडल जो है ये प्रमोट करती है तीन चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन चीजों को. एक तो एक्टिव लर्निंग को, दूसरा स्किल डेवलपमेंट को, और तीसरा सॉल्विंग रियल लाइफ सिचुएशंस विच इज द नीड ऑफ द आवर. बिकॉज इन मॉडर्न वर्ल्ड, इन AI generation, we believe in, we emphasize on throughout world. We are not talking about only India. And NEP 2020 जो है उसने इस बात को बिल्कुल स्वीकारा है कि मॉडर्न एजुकेशन जो है, 21st सेंचुरी एजुकेशन जो है, इट शुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, जहां पे स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी को एसेस किया जाएगा. और अगर मैं इस मॉडल की बात करूं, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है बिहेवियरल टर्म्स, जिसको हम आउटकम, कि मैंने जो पढ़ाया इसके बिहेवियर में क्या सुधार आ गया, कौन सी चेंज आ गई. समझ आ रहा आपको? दीज आर द कोर आइडियाज और आर द क्रैक्स ऑफ दिस आउटकम बेस्ड मॉडल. नाउ अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इसका वो है दिस मॉडल आउटकम बेस्ड मॉडल. इट इज आउटकम सेंट्रिक अप्रोच. आपको पता है आउटकम सेंट्रिक अप्रोच किसको कहते हैं? हमने बात, एंटायर करिकुलम जो है इट इज बिल्ड अराउंड स्पेसिफिक आउटकम्स और स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स. कि एक बच्चा आफ्टर स्टडीइंग ए पर्टिकुलर कंटेंट उसमें क्या चेंजेस आएगी, जैसे मीनिंग, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव, क्या अचीव करे? डिफाइनेबल नॉलेज. He should be able to define knowledge, what he has. He should be discriminate. He should be able to differentiate. He should be able to describe, analyze, synthesize, evaluate. ये सारी चीजें जो हमने कही, ये बिहेवियरल टर्म्स है. इज इट क्लियर? दूसरा, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज आउटकम सेंट्रिक, वो आपको पता ही है कि इसमें बैकवर्ड चेनिंग, वो हमने बात की. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इसका दैट इज लर्नर सेंट्रिक अप्रोच. दिस अप्रोच इज लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, नो डाउट अबाउट इट, कि एवरीथिंग इज बीइंग, स्टूडेंट जो है
ही इज पाइवटल, ही इज एट द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। उसी की नीड्स को, एस्पिरेशंस को, उसके एटीट्यूड्स को देख के, एप्टीट्यूड को देख के हम आउटकम बनाते हैं और आउटकम की बुनियाद पे फिर कंटेंट को चूज किया जाता है। ठीक है, समझ आया आपको? बैकवर्ड डिजाइन प्रिंसिपल आपको समझ आया कि अगर हम आम तौर पे कन्वेंशनल मॉडल्स की बात करेंगे, उनमें पहले कंटेंट की बात की जाती है जो पढ़ाना है, लेकिन यहां पे हम लास्ट का पॉइंट उठाते हैं पहले कि लास्ट पे क्या अचीव होगा, उसी पॉइंट को पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है। दैट इज कॉल्ड ए बैकवर्ड चेनिंग। उसके बाद आता है चौथा characteristic feature, that is holistic development. This model is about holistic development. It caters all the three domains, whether it is cognitive means thinking, उसके बाद है cognitive means psychomotor doing, application जिसको हम कहते हैं, उसके बाद है affective में emotions, एटीट्यूड्स वगैरह सारे आते हैं। तो ये मॉडल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमको इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है इंटीग्रेटिव। व्हाट इज इंटीग्रेटिव? दिस इज अ प्रैग्मेटिक आइडिया कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है लाइक बॉटनी, zoology, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह, they should not be kept in watertight compartments कि ये कंपार्टमेंट अलग है। There should be a correlation between what? There should be a correlation between different subjects. समझ आ रहा है आपको? मिसाल के तौर पर हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है कोई भी, मिसाल के तौर पर हमें पानीपत की लड़ाई पढ़नी है। इसमें हम फिजिक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हिस्ट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे फिजिक्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं व्हाट वर द मेटल्स, केमिस्ट्री भी, व्हाट वर द मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग वेपन्स। समझ आ रहा है आपको? तो डेट हिस्ट्री के साथ रिलेट करता है। वेपनरी जिसको हम कहते हैं, या जो मेटल्स यूज किए जाते हैं, उसको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जोड़ सकते हैं। सही है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, कि जो नरेशन है वॉर की, वो हिस्ट्री के साथ है। डेट्स को, क्योंकि डेट एक न्यूमेरिकल है, ये हिस्ट्री के साथ भी है और ये मैथमेटिक्स के साथ भी है। समझ आ रहा है आपको? और अगर हम इंजरीज, डेथ्स की बात करेंगे, इंजरी में आई है, इंजरी में हैंड है, ये चीजें किसके साथ? ये बायोलॉजी या जोलॉजी के साथ। पेड़ पौधे खराब हो गए, ये किसके साथ? ये बॉटनी के साथ। बट ये एनिमल्स जाया हो गए, जो घोड़े, हाथी वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी जोलॉजी के साथ रहे। क्या हम ऐसी चीजों को इंटीग्रेट नहीं कर सकते? तो अकॉर्डिंग टू दिस वेरी मॉडल, जो सब्जेक्ट, इसका नाम समझिएगा, आउटकम बेस्ड। आउटकम बेस्ड आपको समझ आ गया। इंटीग्रेटिव मींस सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेटेडली, कोहेरेंट, देयर शुड बी कोहेरेंस इन टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। रादर मैं डिफरेंट नहीं कहूंगा, सब्जेक्ट इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वन। नॉलेज हैज नॉट टू बी केप्ट इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। समझ आ रहा आपको? और उसके बाद यह है, इट इज ए कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट। कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि पहले याद रखिए, बैकवर्ड चेनिंग याद रखिएगा, पहले हम आउटकम्स बनाते हैं और आउटकम्स की बुनियाद पे पूरा जो भी, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हो, असेसमेंट टेक्निक्स हो, सारी टेक्निक्स को अलाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम्स। और एग्जैक्टली उसी तरीके, उसी हिसाब से फिर क्लासरूम में पढ़ाया भी जाता है। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट या कंटिन्यूअस असेसमेंट। इसमें क्या आता है ऑथेंटिक, कि जब भी हम टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक असेसमेंट नहीं होगा, वो
किसी भी दिशा में नहीं जाता है वो फिनोमेना। सही है। तो जो ये ऑथेंटिक असेसमेंट, ऑथेंटिक क्यों कहते हैं हम, इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डाटा, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी हमने बोला मेजरेबल, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कंटिन्यूअसली चल रही होती है, समेटिव असेसमेंट एट द एंड। उसके बाद हम किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं इसमें, रियल लाइफ टास्क लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिसको हम कहते हैं, प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें टीचर प्रैक्टिकल्स को यूज किया जा सकता है, प्रैक्टिकेबिलिटी को, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा एक्टिव लर्निंग, जितना ज्यादा इंसान प्रैक्टिकली समझ सकता है उतना ज्यादा वो थेरेटिकली नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वो सीखता है। इज इट क्लियर। और उसके बाद मेजरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, आपको पता है जब हम ऑथेंटिक हमारी जो ये असेसमेंट हमारी होगी ऑथेंटिक कंटिन्यूअस, तो वो पीस ऑफ लर्निंग जो है इट विल बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि लास्ट पे हमने जो अचीव किया, क्या वो सही में हमने अचीव किया, क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्या वो क्लियर है। और इन चीजों की वजह से हम एजुकेशन को इजीली उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि हमारे जो गोल्स हमने पहले फिक्स किए हैं क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं। समझ आ रहा है आपको। ये तो थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया जो आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल है ऑफ करिकुलम डिजाइन है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी लिंक और ऑब्जेक्टिव्स, लगभग 20 ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो हमारी चैनल एजुकेशन एनक्लेव को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन क्वेश्चन आपको कोई आपके दिमाग में आया तो हमें कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन का, उस क्वेरी का, उस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।